प्यारे दोस्तों, जनवरी का महीना चल रहा था। कड़ी ठंड पड़ रही थी। दोपहर के वक्त हमारे घर मेहमान आया जो रिश्ते में मेरे शौहर का जीजा लगता था, जिसका नाम अब्दुल था। तो मैं अपने शौहर की इज्जत रखने के लिए पड़ोस की दुकान से राशन सामान, दाल चावल उधार लिया और दिल से उसका इस्तकबाल किया। मैंने उनके लिए खाना बनाया, खाना खाया और वह वहीं रुक गया। हमने शाम का खाना खाया और मैं अपने कमरे में लेट गई। लेकिन मजबूरी ये थी, घर में सिर्फ एक ही कंबल था। मैं तो सोच रही थी ये दोपहर का खाना खाकर थोड़ी बहुत देर रुकेगा और अब्दुल अपने घर चला जाएगा। लेकिन वह हमारे घर ही रुक गया और मैं अपने कमरे में आराम से लेटी थी और वहीं जीजा बाहर बरामदे में सर्दी से बुरी तरह कांप रहा था। उन्हें ठंड से कांपता देखकर मेरा दिल बहुत उदास हो गया। उस बेचारे को उस हालत में देखकर मुझसे रहा नहीं गया। ये किसी से भी नहीं देखा जाता। मेरे दिल में उनके लिए अपनापन जागा और मुझे उस पर तरस आ गया और मैंने सोचा ये बेचारा मेरी शादी के बाद तो पहली बार आया है। कहीं मेरे शौहर को यह ना कह दे कि गए थे तुम्हारे घर और मुझे बाहर सर्दी में लिटाया था और मेरे शौहर की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। इसीलिए मैं उसकी मदद जरूर करूंगी। मैंने उससे कहा, बाबूजी, हमारे पास बस एक ही कंबल है। आप ऐसा करें, आप कंबल ओढ़कर लेट जाएं और मैं पास में बैठ जाती हूं। जीजा ने कहा, नहीं बहू, मैं कैसे कंबल में लेट जाऊं कि मैं तो आराम करूं और तुम सर्दी में बैठी रहो। मैंने कहा, बाबूजी, मैं तो रह लूंगी, लेकिन आपके लिए यह ठंड बहुत भारी हो जाएगी। आप मेरी बात मान लें और कंबल ओढ़कर लेट जाएं। लेकिन अब्दुल किसी तरह तैयार नहीं हुआ और साफ मना कर दिया। फिर मैंने हल्की आवाज में कहा, तो बाबूजी, आप मेरे पास आकर इसी कंबल में आ जाइए। उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा और बोला, बहू, ये ठीक नहीं लगता। मैंने मुस्कुराकर कहा, बाबूजी, ये ठंड है, अच्छे अच्छे को मोड़ देती है, किसी का लिहाज नहीं करती। आप आ जाइए। वो बोले, तुम परेशान हो जाओगी। मैंने जवाब दिया, वैसे भी आपकी तकलीफ देखकर मैं कैसे आराम कर सकती हूं। वह कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, अगर तुम कह रही हो तो मैं आ जाता हूं। मैं थोड़ा सरक कर कंबल में बैठ गई और उन्होंने आकर कंबल ओढ़ लिया। कंबल के अंदर आते ही उन्होंने कहा, सच में बहुत सर्दी हो रही है। मैंने धीमे से कहा, अब ठीक है, आप फिक्र मत करो, अच्छे से लेट जाओ। वो बोले, तुम्हारा दिल बहुत नरम है बहू। मैंने हंसकर कहा, बाबूजी, अपने तो अपने ही होते हैं। फिर वह बोले, अगर तुम ना कहती तो मैं सारी रात बाहर ही बैठा रहता। मैंने कहा, कोई बात नहीं, अब आप सुकून से बैठिए। आगे जो कुछ हुआ, अगर आप पूरा हाल जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि आज की यह कहानी सिर्फ दिलचस्प नहीं बल्कि आपके दिल को खुश कर देने वाली भी है। बस इस कहानी को आपको समझना है, क्योंकि हर एक चीज का कोई दायरा होता है। मेरा नाम साइमा है। ये मेरी अपनी दास्तान है। मैं लखनऊ के पास बसे एक छोटे से गांव में रहती हूं। मेरा रंग बिल्कुल गोरा है और लोग मेरी तारीफ करते हैं। मेरी उम्र 23 साल है और मेरी शादी को 1 साल गुजर चुका था। मेरा शौहर फरहान लखनऊ की एक फैक्ट्री में काम करता था। वहां तक पहुंचने में 2 दिन का सफर लगता था, इसीलिए वह महीनों घर नहीं आ पाता था। अब भी फरहान को घर से गए कई महीने गुजर चुके थे। लखनऊ की फैक्ट्री में काम करता था। वह जिस मालिक के पास नौकरी करता था वह बहुत लालची इंसान था, जो ना ठीक वक्त पर मजदूरी देता था और ना ही आसानी से छुट्टी मंजूर करता था। फरहान कई बार उससे घर आने की गुजारिश कर चुका था, लेकिन हर बार उसे टाल दिया जाता था। इधर मैं रोज उससे फोन पर बात करती थी और उसी एक बात को दोहराती कि तुम्हें घर से दूर गए 5 महीने होने को है, एक बार तो घर आ जाओ, कुछ दिन रहकर फिर काम पर चले जाना। फरहान हर बार मुरझाई सी आवाज में कहता था, मैं मजबूर हूं साइमा, यहां से निकलना इतना आसान नहीं है। पैसे फंसे हुए हैं और ये मालिक ना छुट्टी दे रहा है और ना पैसे, इसीलिए चाहकर भी घर नहीं लौट पा रहा हूं। उसकी बातें मैं खामोशी से सुन लेती, मगर मेरे दिल को पूरा इत्मीनान नहीं होता था और तन्हाई का एहसास और गहरा हो जाता था। इसी तरह कई दिन और गुजर गए और मेरा इंतजार हर दिन के साथ और लंबा होता चला गया। जनवरी का महीना चल रहा था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। उसी सर्द मौसम में एक दिन हमारे घर एक मेहमान आया जो मेरे शौहर का जीजा था, जिसका नाम अब्दुल था। उसकी उम्र तो 65 से 70 साल रही होगी, लेकिन देखने में बहुत मजबूत लगता था। उसके हाथ ईंट पकड़ पकड़ कर जैसे लोहे के हो गए थे और कद काठी ऐसी थी जैसे कोई पहलवान हो।
मैंने अदब से उसका इस्तकबाल किया और उनके खाने का इंतजाम किया। घर छोटा जरूर था, मगर दिलों में अपनापन था। शाम ढलने से पहले मैंने उनसे हालचाल पूछा और बातों का सिलसिला चल निकला। उन्होंने बताया कि वह गांव में ही राजमिस्त्री का काम करते हैं और लोगों के लिए मकान बनाते हैं। मैं दिलचस्पी से उनकी बातें सुनती रही और यूं ही देर तक बातचीत होती रही। शाम ढलने लगी, पर घर में एक भी रुपया नहीं था। मैं तो सोच रही थी कि यह मेहमान खाना खाकर अपने घर लौट जाएगा, लेकिन वह जाने के बजाय हमारे ही घर ठहर गया। मैंने किसी तरह पड़ोस की दुकान से उधार राशन लिया और रात के वक्त खाना तैयार किया। जब तक मैंने खाना तैयार किया, रात हो चुकी थी। जब मैं खाना लेकर अब्दुल के पास गई तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा, साइमा, आज तो शायद सर्दी लग गई है, खाने को जी ही नहीं कर है। इतना कहकर वह बरामदे की खाट पर चुपचाप लेट गया। मैं ज्यादा कुछ कह न सकी और अपने कमरे में आकर कंबल ओढ़कर लेट गई। दरवाजा खुला था और सामने बरामदा साफ दिखाई दे रहा था। मेरा रंग बिल्कुल गोरा, पतली कमर। कुल मिलाकर मैं बहुत खूबसूरत थी। लोग मेरी खूबसूरती की तारीफ करते थे, लेकिन मैं एक गरीब घर से थी, इसीलिए मायके से मुझे ज्यादा सामान भी नहीं मिला था और मेरी शादी भी एक गरीब घर में ही कर दी गई थी। मैं जैसे तैसे करके यहां अकेली गुजारा कर रही थी। ठंडी हवा लगातार चल रही थी और वह बिना कुछ ओढ़े वहीं पड़े थे। कुछ देर बाद मुझे उनके कांपने की हल्की आवाज सुनाई दी तो मेरा दिल बेचैन हो गया। मैंने कंबल से सर बाहर निकाला और अब्दुल की तरफ देखा तो वह सर्दी से बुरी तरह ठिठुर रहा था। यह मंजर देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं उठकर उसके पास चली गई। मैंने कहा, आप कंबल में लेट जाइए, मैं बाहर रह लूंगी। उसने तुरंत कहा, नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं कि मैं कंबल में रहूं और तुम ठंड में बैठी रहो। मैंने बहुत समझाया कि आप मेरी बात मान लें, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं हुआ। फिर मैंने कहा, तो आप कमरे में आ जाइए, हम दोनों इसी कंबल में लेट जाएंगे। ये सुनकर उन्होंने हिचकिचाते हुए मेरी तरफ देखा और फिर भी मना करने लगे। कहने लगे, साइमा देखो, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए। ये कहते हुए भी वह टालता रहा। उसके बाद मैं बार बार उनकी मिन्नतें करने लगी और कहा, आप आ जाइए, मेरी बात मान लीजिए, क्योंकि अगर आपको कुछ हो गया तो बात मेरे सर पर जाएगी और सारी उम्र का इल्जाम लग जाएगा। साथ लेट जाने में कोई बुराई नहीं है। रती है, एक ही कंबल है तो क्या हुआ, इससे कुछ नहीं होगा, वरना आपको सर्दी लग जाएगी और तबीयत और बिगड़ जाएगी। मैं सोच रही थी, घर में इलाज के लिए एक पैसा भी नहीं था। आखिर मैंने उन्हें बहुत समझाकर राजी किया और अपने कंबल के अंदर लिटा लिया। अब्दुल को कंबल में आते ही कुछ देर में सुकून मिल गया। मैं दूसरी तरफ मुंह करके चुपचाप लेट गई, क्योंकि मजबूरी यह थी कि कंबल एक ही था। लेकिन तभी अचानक आग और फूंस जैसा हाल बन गया। उसी वक्त मेरे अंदर अजीब सी हलचल होने लगी, क्योंकि करीब 5 महीने हो गए थे फरहान को गए हुए। मैं उनकी तरफ मुंह करके लेट गई। अब्दुल की भी सर्दी काफी कम हो चुकी थी। उसे अच्छा महसूस हो रहा था, क्योंकि कंबल के अंदर अब गर्माहट आ चुकी थी। फिर मैं अब्दुल की तरफ देखने लगी। कुछ पल खामोशी रही, फिर हम दोनों की नजरें एक दूसरे की तरफ गईं। उसके बाद अब्दुल ने ट्रॉली में ट्रैक्टर जोड़ लिया और ट्रैक्टर को आराम आराम से चलाने लगे। ट्रैक्टर बिल्कुल पुराना था, ट्रॉली बहुत छोटी और बिल्कुल नई थी। उसके बाद उन्होंने ट्रैक्टर में अचानक तीसरा गियर लगाया और ट्रैक्टर फुल रफ्तार से चलने लगा। ट्रैक्टर तेज चल रहा था, चलते चलते कीचड़ में धंस गया, लेकिन फिर भी चलता रहा। अगर कोई नया ट्रैक्टर होता तो कभी का रुक चुका होता, क्योंकि आजकल के नए ट्रैक्टर में भी इतनी ताकत नहीं होती। मुझे बहुत अच्छा लगा। अगले दिन मैंने फिर से अब्दुल से ट्रैक्टर ट्रॉली चलाने के लिए कहा, क्योंकि मुझे ट्रैक्टर ट्रॉली में बहुत मजा आ रहा था। अगले दिन जब अब्दुल ने फिर ट्रैक्टर ट्रॉली चलाई तो रफ्तार आज भी तेज थी कि अचानक खड्डे में ट्रैक्टर से जोर का झटका लगा, लेकिन ट्रैक्टर फिर भी नहीं रुका और चलता रहा। मैं ट्रैक्टर पर बैठी जरूर थी, लेकिन चलाने के तरीके से बिल्कुल अनजान थी, जबकि अब्दुल ट्रैक्टर चलाने में पुराने माहिर थे। मेरा शौहर फरहान तो मेरे साथ बस कुछ ही दिन रहा था, फिर काम पर चला गया था, जिस वजह से मुझे ऐसी बातों का कोई अनुभव नहीं था और मैं बिल्कुल अनजान थी। पहली बार इतनी देर तक ट्रैक्टर ट्रॉली की सवारी करने से मैं बुरी तरह थक गई। जब तबीयत संभली तो फिर रोजमर्रा के काम में लग गई। उधर जैसे ही फरहान को खबर मिली कि उसकी बीवी की तबीयत खराब हो गई है, उसने किसी तरह अपने मालिक से छुट्टी ली और जो कमाया था वहीं छोड़कर जल्दी घर चला आया।
घर पहुंचते ही वह सबसे पहले मेरे पास आया और घबरा कर पूछने लगा, साइमा तुम्हें क्या हो गया? तबीयत अचानक इतनी कैसे बिगड़ गई? मैं उसकी आंखों में चिंता देख रही थी, मगर झिझक की वजह से साफ कुछ न कह सकी। फिर वह अपने जीजा के पास गया और उनसे भी पूछताछ की, मगर उन्होंने भी बात को और कुछ बताते हुए टाल दिया। इस तरह हम तीनों 2-3 दिन एक ही घर में साथ रहे, लेकिन मेरे दिल पर एक अनकहा बोझ बना रहा। एक रात मेरा दिल भर आया और मैं चुपचाप रोने लगी। फरहान ने मुझे इस हालत में देखा तो वह घबरा गया और प्यार से वजह पूछी। मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, इतने दिन से तुम दूर थे। मुझे अचानक घबराहट हो गई थी। उस दिन की ट्रैक्टर ट्रॉली वाली बात मैंने घुमा दी। वह बेचारा मेरी बात मान गया और आगे कुछ नहीं पूछा। एक दिन जब फरहान किसी काम से बाहर गया तो उसका जीजा मेरे पास आया और फिर से ट्रैक्टर ट्रॉली चलाने की बात करने लगा। मैंने तुरंत उन्हें रोक दिया और कहा, अब वह बात दोहराने लायक नहीं है, क्योंकि आपको पता है उसी ट्रैक्टर के झटके ने मेरी सेहत खराब कर दी थी। तब वह हल्की मुस्कान के साथ बोले कि उस दिन तो ट्रैक्टर ट्रॉली चलाने को भी तुमने ही कहा था और तुम्हें ट्रैक्टर चलता हुआ अच्छा भी लग रहा था। क्या तुम्हें मेरा ट्रैक्टर चलाना अच्छा नहीं लगा था? उसकी यह बातें सुनकर मैं शर्मा गई और मुझे बहुत हिचकिचाहट हुई। मैंने बड़े अदब से उनसे माफी मांगी और कहा, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। उस रोज जो हुआ वह मजबूरी की वजह से हुआ था। अब फरहान घर वापस आ गया है और मैं चाहती हूं कि हम सब इंसानियत और लिहाज के दायरे में रह। आपको जितने दिन भी रहना है आप आगे से कभी ऐसी बात ना करिएगा। अगर किसी ने सुन लिया कि हम दोनों ट्रैक्टर ट्रॉली चलाते हैं या किसी को पता चल गया तो फिर क्या होगा? बात दूर तक फैल जाएगी। मारते हुए इंसान का हाथ पकड़ सकते हैं, मगर बोलते की जुबान नहीं। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मेरी बात सुनकर अब्दुल भी गंभीर हो गए और अब्दुल ने भरोसा दिलाया कि आगे ऐसी कोई बात नहीं करेंगे। उसके बाद अब्दुल अपने गांव चले गए। फरहान अब गांव में ही रहने लगा था और वह पहले से ज्यादा मेरी हर जरूरत और हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखने लगा। घर का माहौल धीरे धीरे फिर पहले जैसा सामान्य हो गया। हम दोनों साथ मिलकर सादगी से जिंदगी गुजारने लगे और वह दिन एक दबा हुआ राज बनकर हमारे दिलों में रह गया। दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी कहानी। एक छोटे से गांव की आप भी थीं। धीरे धीरे घर का माहौल सही होने लगा और मैं भी अपने काम में लग गई। वह बात हमारे बीच एक दबा हुआ राज बनकर रह गई। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कभी कभी मजबूरी और कमी इंसान को अजीब हालात में डाल देती है। ऐसे वक्त में सुकून, समझदारी और अपने रिश्तों का लिहाज बहुत जरूरी होता है। इंसान अगर होश से काम ले तो हर मुश्किल हालात को संभाल सकता है। यही इस दास्तान का असल पैगाम है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।